लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। हेलो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे शेर उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। एसएससी उत्कर्ष में आपका स्वागत है। और बारिश का मौसम है रसगुल्ला, और मैं घर पर हूं अपने, तो वहां पर बारिश अधिक होने के कारण आपकी परसों क्लास नहीं हो पाई थी। कल आपका मैच था, तो आज आपकी क्लास होने जा रही है। इस सप्ताह आपकी अर्जुन सीरीज की केवल 2 ही क्लास हो पाई है, पर चिंता मत कीजिए, अगले सप्ताह हम सब भरपाई कर लेंगे। आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए, अर्जुन सीरीज का एपिसोड नंबर 5 में स्वागत है। एसएससी सीपीओ का एग्जाम हो ही रहा है, आप देख रहे होंगे, और आपको अर्जुन सीरीज केवल मैंने 4 एपिसोड लिए हैं, और आप देखना 12-14 सवाल जो आपको केवल इन 4 एपिसोड से मिल जाएंगे। अब सोचिए, जब ये अर्जुन सीरीज समाप्त होगी, मैं आपसे वादा करता हूं कि अर्जुन सीरीज के बाद में आपको पीवाईक्यू जो होते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी में आपको सारे के सारे सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एमटीएस जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पीवाईक्यू जो हैं आपको यहीं पर इकट्ठा मिलने वाले हैं। और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात यह है कि YouTube पर वीडियो सर्च करने में समस्या होती है, इसलिए आपको ऐप पर सिस्टमेटिक आपको एपिसोड 1, 2, 3, 4, 5 उनकी पीडीएफ, उनके टेस्ट आपको वहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 5 की। और अर्जुन सीरीज देखिए, शोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। शोर मत करो अभी गम की रात है। ये पड़ोसी दोस्तों कांव कांव कर रहा है, इसको बोल देना कौओं के टोकने से चील कभी रुका नहीं करती है। जिनका भी सीजीएल का एग्जाम इस बार वो देने जा रहे हैं, सितंबर अक्टूबर जो भी होने वाला है, आप निश्चिंत रहिए। उससे पहले आपका सारे पीवाईक्यू जो है वो करवा दिए जाएंगे सीरीज के अंदर, आपको निश्चिंत रहना है। अभी तो मैंने शुरुआत की, अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी तो केवल मुट्ठी भर जमीन तोली है, अभी तो सब कुछ बाकी है, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिए, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से। और कल भाई साहब मैच के अंदर दोस्तों लगान वसूल कर लिया हमने, अब फाइनल की बारी है। कल अपना फाइनल होने वाला है। कल फाइनल में भारत जीतने के बाद में जो है हम भी हमारा जो अर्जुन सीरीज है उसका फाइनल अगले सप्ताह करने वाले हैं। अगले सप्ताह आपकी 5 क्लास होंगी, 3 नहीं 5 क्लास होने वाली है अगले सप्ताह, तैयार रहना। ठीक है, चलिए देखिए पहला क्वेश्चन, रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध दोस्तों खेल कौन सा है। क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो, हॉकी, ये 4 खेल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पहली बात दोस्तों, रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है संबंध किससे, इसका संबंध हॉकी से है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब क्रिकेट पूछूं आपसे तो लिखिए आपके देवधर ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी पूछे आपसे, क्रिकेट की हो गई है ना। दलीप ट्रॉफी पूछूं आपसे, एक क्रिकेट की हो गई। ठीक है, सीके नायडू ट्रॉफी पूछूं आपसे, क्रिकेट की हो गई है ना। विजय हजारे ट्रॉफी पूछूं आपसे, यह भी क्रिकेट की दोस्तों आपके। रणजी ट्रॉफी पूछूं आपसे, क्रिकेट की हो चुकी है। ईरानी कप भी क्रिकेट का आपको नोट करना है। ठीक है, देवधर, दलीप, सीके नायडू, विजय हजारे, ईरानी कप, ये सारे दोस्तों ये सारे ट्रॉफी और कप जो है क्रिकेट खेल के आपको नोट करना है। ठीक है, फुटबॉल पूछूं आपसे, लिखिए संतोष ट्रॉफी लिखना, संतोष ट्रॉफी से फुटबॉल खेल आपके। डूरंट कप लिखिए आपके, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, कौन सा सो रोवर्स कप लिखिए आपके। सुब्रतो कप लिखना, रोवर्स कप, सुब्रतो कप, और यूरो कप लिखिए आपके। फीफा वर्ल्ड कप तो आप जानते हो फुटबॉल का है। ठीक है, संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, रोवर्स कप, सुब्रतो कप और यूरो कप किसका हो गया, फुटबॉल का, ये आपको ध्यान रखना है। सो अब पोलो पूछूं आपसे, इसमें एक कप लिख दीजिए आप, राधा मोहन कप, कौन सा है, राधा मोहन कप संबंधित किससे, आपके पोलो संबंधित, नोट कीजिए। राधा मोहन कप इंपॉर्टेंट कप है, पोलो संबंधित आपको। सो इसको चौगान भी कहते हैं। सो चौगान खेलते हुए कौन दोस्तों मर गया, याद कीजिए। अरे चौगान पूछूं आपसे, पोलो या फिर चौगान खेलते हुए किस शासक की डेथ होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट आपके, हॉकी पूछे आपसे, रणजीत सिंह गोल्ड कप दोस्तों होगी आपके, लिखिए सुल्तान अजलान शाह, सुल्तान अजलान शाह कप पूछूं आपसे, सुल्तान अजलान शाह कप छापना सो,
सुल्तान अजलान शाह कप जो है ये हॉकी का कप आपको नोट करना है, ठीक है। इसके अलावा रंगा स्वामी कप लिखना, रंगा स्वामी कप जो है यह भी हॉकी का कप है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके अलावा आगा खां का पूछूं आपसे, यह भी हॉकी का कप आपको नोट करना है ना, सुल्तान अजलान शाह कप और इसके अलावा रंगा स्वामी दोस्तों कप आपके। इसके अलावा आगा खां का पूछे आपसे, एक और लिख दीजिए आपके मुरुगप्पा गोल्ड कप, कौन सा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप आपके, यह भी हॉकी का कप है आपके, मुरुगप्पा गोल्ड कप लिखना, हॉकी का कप आपको नोट करना है, ठीक है। तो मुरुगप्पा गोल्ड कप, सुल्तान अजलान शाह, आगा खां कप आपके, रंगा स्वामी कप, ये आपको हॉकी के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों रणजीत सिंह गोल्ड कप जो है ये तो आंसर आपका हो गया, हॉकी इसका आंसर हो गया, ठीक है। सो रणजीत सिंह पूछूं आपसे, याद कीजिए, अरे सो महाराजा रणजीत सिंह छापना सो आपके, यह दोस्तों आपके शुकर चकिया जो मिसल आपके, इससे संबंधित है, आपको नोट करना है, ठीक है। सो सिख धर्म में सो आपके 12 मिसल थी आपके, उस 12 मिसल में से आपके शुकर चकिया जो मिसल है इससे संबंधित कौन थे आपके, रणजीत सिंह थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके टाइम में दोस्तों 1809 के अंदर संधि होती है जिसको बोलते हैं हम अमृतसर की संधि। लिखिए 1809 पूछूं आपसे, 1809 में आपके एक संधि होती है, लिखना आपके, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमृतसर की संधि कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो अगर पूछूं आपसे अमृतसर की संधि करने वाले कौन सो, महाराजा रणजीत सिंह थे आपके, और सिख धर्म के जो 1212 मिसल थी आपके, इस 12 मिसल में से जो शुकर चकिया मिसल है आपके, उसके मेंबर कौन है, महाराजा रणजीत सिंह, आपको नोट करना है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, हॉकी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया। किसी देश का जीडीपी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों दोस्तों अर्थात खालिस्तान को जोड़ने से प्राप्त होता है, ठीक है। बात कर रहा है यहां पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जीडीपी से बात करूं आपसे, ये किसको जोड़ने में प्राप्त होता है, ठीक है। जीडीपी पूछे आपसे, कॉमर्स एंड ट्रेड फैक्टर को जोड़ने से, आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस को जोड़ने से, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जोड़ने से आपके, इसके अलावा ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर जोड़ने से आपके। सवाल पूछ रहा है इन चारों में से, तो आपके इन चारों में से कौन सा आंसर होने वाला है, उन सबको जोड़ने के बाद में क्या आने वाला, सो जीडीपी आने वाला है। सवाल आपके सामने ये, ठीक है। पहला पॉइंट जीडीपी क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद, इसकी फुल फॉर्म होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स आपके इसकी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। एक वर्ष में किसी देश की, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा में आपके, घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित दोस्तों अंतिम वस्तु और सेवा का जो मूल्य होता है वो जीडीपी होता है, ठीक है। पहली बात दोस्तों आपके इसमें एक वित्तीय वर्ष जो है इसको काउंट करेंगे, ठीक है। एक वित्तीय वर्ष जो है काउंट करते हैं आपके। सेकंड दोस्तों, किसी भी देश की जो घरेलू सीमा होती है, डोमेस्टिक जो बाउंड्री होती है, उसको काउंट करते हैं, ठीक है। और थर्ड छापना सो अंतिम जो वस्तु और सेवा है, अंतिम वस्तु और सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है, इसे हम इसमें काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों अंतिम वस्तु सेवा का जो मौद्रिक मूल्य होता है वो काउंट होता है, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अंदर आपके कृषि भी आएगा दोस्तों, इंडस्ट्री भी आएगा और सर्विस भी आएगा, ठीक है। तीनों इसमें आने वाले, ठीक है। एग्रीकल्चर भी इसमें आने वाला है, इसके अलावा इंडस्ट्री तो ये भी इसमें आने वाला है, और इसके अलावा सर्विस जो है, ये तीनों इसमें आएंगे, ये आपको नोट करना है। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर बोलते हैं इनको, ये तीनों सेक्टर इसमें आएंगे। कृषि भी आएगा, उद्योग भी आएगा और सेवा भी आएगा। ऑप्शन दोस्तों बी आपके करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछूं दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा, इनमें से आपके सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा, आपके कृषि दोस्तों। हमारी आधी से अधिक जनसंख्या जो है वो कृषि में संलिप्त है, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे, भारत में पूछे आपसे, भारत में सर्वाधिक रोजगार किससे मिलता है, भारत में, चलो आगे लिख रहा हूं इस पॉइंट को, ठीक है। भारत में पूछूं आपसे सर्वाधिक रोजगार किसमें मिलता है, सर्वाधिक रोजगार जो है वो मिलता है किससे आपके, वो मिलता है एग्रीकल्चर से, क्योंकि इसमें हमारी आधी से अधिक जनसंख्या जो है 50% प्लस जो पॉपुलेशन है इसी काम में संलिप्त है, ठीक है। पर दोस्तों इसका जीडीपी में योगदान आपके सबसे कम है आपके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो काम दोस्तों एक व्यक्ति कर सकता है वही काम आपके 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं खेत के अंदर, इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। पूछूं आपसे सर्वाधिक छिपी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में कहां पर है, तो लिखना आपके वो कहां पर है, वो कृषि के अंदर है, आपको नोट करना है, ठीक है। मतलब दोस्तों जिस खेत पर एक व्यक्ति आपके,
सो एक व्यक्ति काम कर सकता है जिस खेत के ऊपर, उसी खेत पर रसगुल्ला 5 व्यक्ति काम कर रहे हैं सो, और उत्पादन में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, जब उसको उत्पादन नहीं बढ़ता है तो बोलते हैं इसको सीमांत उत्पादकता जीरो होती है। ये आपको नोट करना है, ठीक है। यह सवाल दोस्तों एग्जाम में खूब पूछा गया है कि भाई साहब किस बेरोजगारी के अंदर आपके मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होगी, आपके वो छिपी या प्रछन्न बेरोजगारी के अंदर होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे जीडीपी में, लिखना जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किसका होगा? जीडीपी में सर्वाधिक योगदान पूछूं आपसे, वो किस क्षेत्र का है दोस्तों? आपके वो सर्विस सेक्टर का है भारत के अंदर। ये आपको नोट करना है। सेवा क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे भारत, पूछूं आपसे भारत वर्ल्ड की दोस्तों, भारत विश्व की वर्तमान में कौन से नंबर की इकोनॉमी बन चुकी है आपके? तो भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और अभी हाल ही में आपके हम 6ठे स्थान पे थे, आपके इंग्लैंड 5वें स्थान पे था। इंग्लैंड को हमने पीछे छोड़ दिया तो इंग्लैंड को पछाड़ कर, ठीक है, इंग्लैंड को पछाड़ कर जो है हम जो है 5वें स्थान पर आ गए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभी सवाल दोस्तों ऐसा पूछता है आपसे कि भाई साहब जीएनपी जो है उससे हमको जीडीपी प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे, ठीक है। कभी कभी सवाल पूछता है जो एनडीपी जो होता है उससे हमको जीडीपी प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करेंगे। देखो मेरी बात पहला पॉइंट जो ना, पहला पॉइंट है जीएनपी का मतलब होता है जी फॉर ग्रोस होता है, जी फॉर ग्रोस है, एन फॉर नेशनल होता है, और पी फॉर क्या होता है? पी फॉर आपके प्रोडक्ट उत्पाद होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, ठीक है। बाकी तो यहां पर सकल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यहां पर देखो जी दोस्तों, जी कॉमन यहां पर, जी कॉमन यहां पर, ठीक है। पी कॉमन यहां पर, पी कॉमन यहां पर। चेंज किस में हो रहा है? चेंज हो रहा है नेशनल। नेशनल से हमें डोमेस्टिक निकालना है, राष्ट्र से हमें क्या आपके घरेलू निकालना है। तो इसके अंदर हम जो है, इसके अंदर हम आपके नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जो है माइनस कर देंगे। विदेश से प्राप्त शुद्ध आय जो है, विदेश से प्राप्त शुद्ध आय जो है, इसको माइनस कर देंगे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जीएनपी से अगर हमको जीडीपी निकालना है तो कुछ नहीं करना है आपको, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर देंगे, ये आपको ध्यान है, ठीक है। और जीडीपी से अगर मुझे जीएनपी निकालना हो तो क्या करते हैं आपके, इसको प्लस कर देते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके देखो यहां एन दोस्तों, आपके यहां पर पी दोस्तों, यहां पर पी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहां पर डी दोस्तों, आपके यहां पर डी कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। यहां दोस्तों एन है, एन का मतलब नेट, ठीक है। एन का मतलब नेट हो गया है, और यहां जी का मतलब ग्रोस हो गया, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं हम आपके शुद्ध घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। और ये सामने सामने हो गया है सकल घरेलू उत्पाद हो गया, ये आप जानते हो, ठीक है। कभी भी दोस्तों अगर आपको नेट से मुझे ग्रोस निकालना हो, सुन लीजिए अगर नेट से ग्रोस निकालना है, एनडीपी से मुझे जीडीपी दोस्तों निकालना है, तो कुछ नहीं करना आपको, मूल्यह्रास जो होता है, जिसको दोस्तों हम आपके, जिसको हम घिसावट बोलते हैं आपके, जिसको दोस्तों इंग्लिश में आपके डेप्रिसिएशन कहते हैं, इसको आपको जोड़ना है। डेप्रिसिएशन जो है इसको जोड़ देना है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों नेट से ग्रोस निकालना हो, अगर एनडीपी से हमें जीडीपी निकालना हो, तो मूल्यह्रास, घिसावट या डेप्रिसिएशन जो है इसको जोड़ देंगे। वहीं दोस्तों अगर मुझे जीडीपी से एनडीपी निकालना हो, अगर मुझे ग्रोस से नेट निकालना हो, तो इसको माइनस कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों फॉर्मूला एग्जाम में आपको खूब काम आएंगे, ठीक है। अगर दोस्तों डोमेस्टिक से नेशनल निकालना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ना है, ठीक है। अगर दोस्तों हमें नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है तो नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस करना है। अगर आपको रसगुल्ला नेट से ग्रोस निकालना है तो आपको मूल्यह्रास को आपको जोड़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोस से नेट निकालना है तो मूल्यह्रास को माइनस करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इकोनॉमिक्स का फंडा है जो आपको नोट कर लेना है। बाकी हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है, कृषि उद्योग सेवा आपको नोट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा हुआ था, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट, आपके सामने विलियम जोन्स, चार्ल्स वुड, राधाकांत देव और हेनरी विवियन डेजोरियो, 4 दोस्तों ऑप्शन है। देखो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन आपके विलियम जोन्स, शायद दोस्तों इनका नाम आपने सुना होगा। 1784 के अंदर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है इसकी
इसकी स्थापना करने वाले कौन आपके नो लिखना 1784 1784 में एशियाटिक लिखना, एशियाटिक आपके सोसाइटी ऑफ बंगाल जो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, एशियाटिक सोसाइटी लिखना आपके सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसकी स्थापना करने वाले विलियम जोन्स का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों चार्ल्स वुड पूछूं आपसे, याद कीजिए 1854 सो आपके 1854 में वुड डिस्पैच आपके आते सो एजुकेशन रिलेटिव आपके वुड डिस्पैच आता है, और उस समय वायसराय उस समय कौन दोस्तों आपके गवर्नर जनरल थे आपके डलहौजी साहब उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके इस समय ये आता एजुकेशन के लिए आता है, और इसको हम बोलते हैं आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं, आपको ध्यान होगा, ठीक है। और वुड डिस्पैच पूछूं आपसे, कभी सवाल पूछ ले आपसे वुड डिस्पैच का संबंध पूछूं आपसे, एजुकेशन संबंधित है, चार्ल्स वुड नोट कर लेना आपके 1854 पूछे आपसे, डलहौजी के टाइम पर आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट दोस्तों आपके राधाकांत देव पूछूं आपसे, याद कीजिए दोस्तों आपके धर्म सभा जो है इसकी स्थापना करने वाला कौन? आपके राजा राममोहन राय का विरोध करने वाली संस्था कौन सी आपके? वो है धर्म सभा, 1830 के अंदर निर्माण किया था, ये आपको नोट करना है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन है हेनरी विवियन डेरोजियो, आपके ऑप्शन नंबर 4 ठीक का आंसर, ठीक है। इन्होंने दोस्तों 1905 के अंदर एक आंदोलन शुरू किया था आपके, उसका नाम क्या है? उसी का नाम है यंग दोस्तों बंगाल आंदोलन, ये आपको नोट करना है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको छाप लेना है, ठीक है। कल दोस्तों सीपीओ के अंदर सवाल पूछा गया था कि संविधान का कौन सा भाग जो है मैग्ना कार्टा कहलाता है, सवाल ये था, ठीक है। संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहलाता है? सो भाग 3 कहलाता है, याद कीजिए, जहां पर मौलिक अधिकार होते हैं, आप जानते हैं, यह पॉइंट हमने आपको लिखवाया हुआ है कि भाग 3 संविधान का मैग्ना कार्टा होता है, फंडामेंटल राइट वाला जो भाग है, आर्टिकल 12 से 35 वाला भाग नोट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यह सवाल दोस्तों साइंस के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल में हम सारा कंसेप्ट जो है यहीं पर सारे टाइप के डिपोजिशन क्या होता है, इवापोरेशन क्या होता है, कंडेंशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, मेल्टिंग क्या होता है, इसके अलावा आपके सब्लिमेशन क्या होता है, सारे पॉइंट मैं आपको इसी सवाल में लिखा दूंगा, ठीक है। देखिए, गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है आपका ना? गैस का द्रव नहीं सो बना आपके, गैस सीधा ठोस बन गया, ठीक है। सो गैस जो आपके गैस सीधा ठोस बन गया है, सवाल पूछ रहा है कि जो गैस है तो सीधा सॉलिड हो गया है, इसे क्या बोलेंगे? सवाल आपसे ये पूछ रहा है, ठीक है। एक डायग्राम बना लीजिए आप, आराम से बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा। यह डायग्राम साइंस का जो आपके चेंजेज ऑफ स्टेज जो आपके जो अवस्था में जो परिवर्तन जो होते हैं उसके लिए एक डायग्राम दोस्तों सफिशिएंट है, ठीक है। यहां लिखिए आप लोग लिक्विड लिखिए, द्रव है ना, इसको इंग्लिश में बनाना है आपको, ठीक है। यहां लिख दीजिए लिक्विड, ठीक है। यहां लिख दीजिए लिक्विड, आपके यहां लिखिए दोस्तों गैस, यहां लिख दीजिए गैस, और यहां लिख दीजिए सॉलिड, ठीक है। ऐसे आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। लिक्विड गैस सॉलिड, हमें इन तीनों के अंदर जो है इंटरचेंज करवाना है, और उस रिएक्शन को क्या कहेंगे हमें वो देखना है, ठीक है। अगर दोस्तों लिक्विड दोस्तों आपके अगर पानी जो आपके वो सो भाप बन जाए, पानी का भाप बनना से क्या होता है आपके? ये होता है इवोपरेशन, पानी का उड़ना, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके इवेपोरेशन बोलते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं, आपको नोट करना है। तो पानी का गैस में कन्वर्ट होना, पानी का दोस्तों भाप बनना क्या होता है? इवोपरेशन होता है, इसी को दोस्तों इवोपरेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे, वही दोस्तों लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना वो सोच चुके आपके। अगर दोस्तों गैस जो है आपके वो लिक्विड बन जाए आपके, भाप दोस्तों वापस पानी दोस्तों बन जाए, तो इसको बोलते हैं कंडेंशन। क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं इसको, कंडेंशन कहते हैं। इसको बोलते हैं कंडेंशन कहते हैं, छापना। इसी
इसी को हम बोलते संघनन कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गैस का पानी में कन्वर्ट होना तो आपके क्या, आपके कंडेंशन होता है, आपके संघनन से आपके बोलते हैं, इसको नोट कीजिए, ठीक है। तो लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन होता है, ठीक है। वही गैस का दोस्तों लिक्विड में कन्वर्ट होना आपके कंडेंशन होता है, संघनन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों लिक्विड दोस्तों आपके पानी जो आपके पानी का दोस्तों बर्फ बनना क्या होता है आपके, ये होता है फ्रीजिंग, जमना, ठीक है। फ्रीजिंग बोल दीजिए या फिर इसको सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं, या फिर रसगुल्ला इसको फ्रीजिंग भी कहते हैं, कुछ भी कह दीजिए ना। फ्रीजिंग भी कहते हैं, जमना कहते हैं इसको। जब पानी का दोस्तों किसमें आपके, इसको लिख दीजिए आप लोग पानी, ठीक है, ये सब पानी है। ये लिख दीजिए आप लोग भाप है, भाप है दोस्तों आपके। और यहां लिख दीजिए आप लोग बर्फ है, क्या है, बर्फ है, ठीक है। और यहां लिख दीजिए पानी है, ठीक है। तो मैंने पूछा आपसे पानी का गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, इवेपोरेशन होता है ना। और गैस का दोस्तों लिक्विड में कन्वर्ट होना, पानी में कन्वर्ट होना आपके कंडेंसन, संघनन होता है, ठीक है। वहीं दोस्तों जो पानी है उसका बर्फ में कन्वर्ट होना आपके जमना होता है, फ्रीजिंग होता है, या फिर इसी को बोलते हैं हम आपके सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। वहीं दोस्तों बर्फ का पानी में कन्वर्ट होना क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग बोलते हैं, ये आपको नोट, गलना कहते हैं इसको। गलना कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। एक सवाल से एक ही डायग्राम में आपको ये चारों कंडीशन आपके सामने। अभी दोस्तों दो कंडीशन और बाकी हैं आपके, कि अगर रसगुल्ला, अगर दोस्तों आपके बर्फ दोस्तों आपके ये सीधा किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए ना। अगर दोस्तों बर्फ आपके गैस में कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो सॉलिड जो आपके तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं छापना सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन कहते हैं। ठोस का सीधा गैस में कन्वर्ट होना क्या होता है, सब्लिमेशन होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम में ये सवाल खूब पूछता है, ठीक है। सॉलिड का सीधे गैस में कन्वर्ट जो होना, बीच में लिक्विड नहीं आना, ये क्या होता है, ये होता है सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन होता है, ये आपको सुनो करना है। इसका दोस्तों एग्जाम्पल है कपूर। कपूर ठोस होता है, उसको जलाओगे सीधा किसमें आपके, सीधा आपके हवा में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट वो हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर भाई साहब से वहीं दोस्तों आपके गैस का ठोस में कन्वर्ट होना क्या होता है, गैस का तो सॉलिड में कन्वर्ट होना क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग डिपोजिशन, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिपोजिशन कहते हैं इसको बोलते हैं निक्षेपण, क्या बोलते हैं, निक्षेपण कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक डायग्राम में सारी बातें आपके सामने, एक बार तो दिल तो बनता है इस डायग्राम के लिए। देखो मेल्टिंग क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है, कंडेंशन क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, डिपोजिशन क्या होता है, केवल एक डायग्राम के अंदर ये आपके सामने पेश कर दिया है। ऐसे ही आपको याद करना चाहिए, ठीक है, कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया, इवोपरेशन हो गया, गैस को लिक्विड में कंडेंशन हो गया, लिक्विड को सॉलिड में आपके सॉलिडिफिकेशन हो गया, सॉलिड को लिक्विड के अंदर मेल्टिंग हो गया, ठीक है, सॉलिड को गैस के अंदर सब्लिमेशन हो गया ना, गैस को सॉलिड के अंदर डिपोजिशन हो गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ रहा है, क्या सवाल पूछ रहा है, गैस को सीधा ठोस में कन्वर्ट करना क्या होता है, इसको बोलते हैं निक्षेपण, डिपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन, इवेपोरेशन, डिपोजिशन, ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा कन्वर्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए मगध महाजनपद खालिस्तान नदियों से घिरा हुआ होता है, गंगा झेलम, गंगा यमुना गंगा सोन, गंगा घाघरा, चार ऑप्शन आपके सामने। गंगा नदी दोस्तों मैंने पहले भी बनाई थी आपके सामने, एक बार इस सवाल के हिसाब से फिर बना रहा हूं, ठीक है। यहां दोस्तों इस प्रकार गंगा नदी जो है आपको ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र जो है वो कुछ ऐसे आपको यहां पर दिखाई देता है, पश्चिम से पूर्व की ओर नदी जो है वो प्रभावित हो रही है, ठीक है। इसकी सहायक नदी पूछूं आपसे, इसकी सहायक नदी पूछे आपसे लेफ्ट हैंड से कौन कौन सी आती है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदी आपके इसके किससे लेफ्ट हैंड से आ रही है, ठीक है। इसका नाम हो गया कौन सा आपके, ये हो गई रामगंगा, लिखिए, ये हो गई गोमती, ये है घाघरा, लिखना घाघरा, गंडक लिखना गंडक, कोसी, महानंदा जो है
ये आपकी सहायक नदी आपको लेफ्ट हैंड से आपको ध्यान से लेफ्ट हैंड जो है वहां से आपको नोट करनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों राइट हैंड की बात करूं आपसे, यहां से नदी कौन सी आपके सुनो, यहां से नदी आ रही है कौन सी आपके, इसको बोलते हैं हम आपके यमुना नदी बोलते हैं। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, हिंडन, टोंस, ये मैं लिखा चुका हूं आपको ना। चंबल, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन लिखना, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, बेतवा, कैन, हिंडन टोंस जो है, हिंडन टोंस लिखना। ये सहायक नदी मैं आपको पहले भी लिखा चुका हूं, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी दोस्तों आपके ना गंगा यमुना से कहां मिलती है आपके, सो ये मिलती है कहां पर आपके, ये मिलती है प्रयागराज के अंदर, इलाहाबाद के अंदर मिलती है, संगम के अंदर मिलती है, आप जानते हो, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक पहाड़ी कौन सी है आपके, उस पहाड़ी का नाम लिखना अमरकंटक की, सो पहाड़ी है आपके, सो अमरकंटक की पहाड़ी है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। यहां दोस्तों यहां से दो नदी निकलती है आपके, सो एक नदी निकलती है ऐसे दोस्तों आपके, एक निकलती है कैसे आपके, ऐसे निकल जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं नर्मदा नदी कहते हैं इसको दोस्तों आपके, और जो ऊपर की ओर जा रही है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम सोन नदी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, सो अगर दोस्तों यहां पर पूछे कि अमरकंटक के पहाड़ से दो नदी कौन कौन सी निकलती हैं, नर्मदा नदी निकलती है इधर की साइड आपके बंगाल की अरब सागर के अंदर गिरती है, और ऊपर की ओर आपके सोन नदी निकलती है जो कि आपके गंगा से मिलने वाली आपके दाहिने हाथ से मिलने वाली नदी है, आपको नोट करना है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई यहां पर पूछो दोस्तों आपसे, यहां पर पूछे आपसे सो यहां पर इतिहास के अंदर सो साम्राज्य कौन सा था आपके, यहां था आपके मगध महाजनपद था, आपको नोट करना है, ठीक है। सो यहां से आपके मगध महाजनपद था, ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। सो तो गंगा और सोन दोस्तों इनका आपके जो क्षेत्र आपके वहां पर महाजनपद कौन सा आपके, मगध महाजनपद दोस्तों नोट करना है, ठीक है। यहां पूछूं आपसे, यहां दोस्तों अवध आपके लखनऊ वाला क्षेत्र जो आपके अवध जो है वो आपको यहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। गोमती नदी पूछूं आपसे, यहां से अवध आपके यहां पर है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अवध यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है ना। अब सो मगध महाजनपद यहां पर आपके सामने आ चुका है, ठीक है। सो ये सो मगध महाजनपद यहां पर सो इसके 16 महाजनपद में सबसे प्रमुख महाजनपद था, इसकी दो राजधानी थी ना, एक थी राजगृह दोस्तों आपके, और बाद में फिर पाटलिपुत्र जो है आपके, वो लंबे टाइम इसकी राजधानी पाटलिपुत्र रहती है, ये जिसको पटना कहते हो आप लोग आपके, तो ये दो राजधानी इसकी होती है। और सो बिहार का क्षेत्र आपके इसी में आता है, और गंगा प्लस सोन नदी आपके मिक्सअप आपके, सो सोन नदी पूछूं आपसे इसकी कुछ सहायक नदी भी है, ठीक है। सो रिहंद नदी आपके, सो इसके ऊपर दो तीन पुल भी बड़े महत्वपूर्ण आपके, सो रिहंद बांध पूछूं आपसे सोन नदी के ऊपर, सो एक कोइलवर बांध पूछे आपसे कहां पर, सो बिहार के अंदर आपके, सो पटना आरा के अंदर है, बिहार के अंदर कोइलवर बांध, किसी नदी के ऊपर भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है आपके, पुल कौन सा है, कोइलवर पुल है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो दो पॉइंट मैं आपको और लिखवा रहा हूं, ठीक है। लिखिए फर्स्ट पॉइंट लिख दिया आपसे, लिखिए सोन नदी पूछे आपसे, इस सोन नदी की सहायक नदी कौन सी आपकी, रिहंद नदी सहायक नदी है इसकी, और इस रिहंद नदी के ऊपर एक बांध कौन सा आपके, रिहंद बांध है, उत्तर प्रदेश के अंदर आपको नोट करना है। रिहंद बांध भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। वहीं दोस्तों इसी नदी के ऊपर आपके सो कोइलवर पुल कौन सा है, सो कोइलवर पुल इस नदी के ऊपर है, जो कि दोस्तों आपके बिहार के अंदर आपके, बिहार आपके पटना आरा के अंदर आपके, और लिख लीजिए किसी नदी के ऊपर सबसे पुराना पुल कौन सा है, सबसे पुराना पुल छापना कोइलवर पुल है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकता है, कोइलवर पुल आपका कम से कम बिहार के एग्जाम के लिए तो और भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर आपके गंगा सोन ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया है, ये आपको नोट करना है। सो लखनऊ कौन सी नदी आपके, लखनऊ पूछूं आपसे नदी कौन सी है, गोमती नदी छापना, सो लखनऊ इसके किनारे आपको नोट करना है, गोमती नदी करेक्ट आंसर, लखनऊ जो आपके गोमती नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। गंगा सोन के किनारे कौन सा आपके, मगध महाजनपद है। कुल 216 महाजनपद हमारे पास में थे आपके दोस्तों। और अगर कभी पूछूं आपसे
जो 16 महाजनपद थे हमारे यहाँ पर, साउथ इंडिया में केवल एक महाजनपद था, उसका नाम था अशमक। कौन सा? अशमक उसका नाम था आपके सो। और अशमक की राजधानी क्या आप सो? पहली बात तो जो गोदावरी नदी है उसके किनारे पर कौन सा आपके, उसके किनारे पर छापना अशमक महाजनपद है। और इसकी नदी क्या है आपके? पोतन या फिर पोतली जो है आपके इसकी राजधानी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, इसको आपको नोट करना है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन देखिए, भारत में जनगणना पहली बार 1872 में किसके अधीन शुरू की गई? लॉर्ड कैनिंग, वेलेजली, मेयो, कॉर्नवालिस। लॉर्ड आप बोल लेना, मैं नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। झंडूबाम कैनिंग, झंडूबाम वेलेजली, झंडूबाम मेयो, झंडूबाम कॉर्नवालिस, चार दोस्तों नाम। देखो कैनिंग साहब की बात करूं मैं आपसे, कैनिंग साहब आपको याद होंगे, आपके 1857 क्रांति पूछूं आपसे, इन्हीं के टाइम दोस्तों होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। और इसके बाद आपके जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका इसके शासन का अंत भी इनके टाइम पर ही होता है और इनके टाइम पर ही आपके 1858 का पहला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पारित होता है आपके, जिसके तहत कहा गया कि भारत के ऊपर अब से कंपनी का शासन नहीं रहेगा, रूल नहीं रहेगा। अब क्राउन जो आपकी, जो महारानी जो आपके सीधा रूल करने वाली है, वो यहां पर शुरू होता है। क्राउन रूल जो है भारत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा शुरू होता है, ठीक है। और दोस्तों इसी के द्वारा भारत का जो आपके गवर्नर जनरल पोस्ट थी आपके, इस पोस्ट को चेंज कर दिया है, भारत का वायसरॉय बना दिया है। और भारत के पहले वायसरॉय कौन बनते हैं? कैनिंग जो है आपकी, यही भारत के पहले वायसरॉय बनते हैं। तो कैनिंग के बारे में चार बात आपको नोट करनी है। कभी सवाल दोस्तों पूछ लेना आपके महारानी की आपका जो घोषणा पत्र था उसको भारत में पढ़कर किसने सुनाया आपके? कैनिंग ने सुनाया था आपके। और इसको बोलते क्या? इसको बोलते हैं इलाहाबाद घोषणा पत्र बोलते हैं आपके वहां पढ़ के सुनाया था किसने? आपके कैनिंग ने पढ़ा था। और इसमें ही लिखा हुआ था कि भारत के अंदर अब जो है क्राउन रूल होने वाला है, भारत में जो कंपनी रूल है वो समाप्त कर दिया गया है, सीधा क्राउन रूल रहने वाला भारत के अंदर और इसी दोस्तों एक्ट के द्वारा 1858 एक्ट आपके, इसी के द्वारा भारत में एक नई पोस्ट आती है, इसका नाम था भारत सचिव। लिखिए इसी के द्वारा भारत में एक नई पोस्ट आती है, उसका नाम है भारत सचिव। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेलेजली पूछूं आपसे, भारत में सहायक संधि करने वाला अंग्रेज कौन था आपके? वो था आपके वेलेजली, ठीक है। लिखना सहायक संधि करने वाला अंग्रेज कौन था आपके? वो था वेलेजली, आपको छापना है। और सवाल पूछूं आपकी, भारत में पहली सहायक संधि किसके साथ दोस्तों होती है? हैदराबाद के साथ होती है ना। तो पहली साथ किसके साथ? आपके हैदराबाद के साथ पहली होती है। और ये टाइम कब था आपके? 1798 का टाइम था, नोट करना। इस टाइम में आपके भारत की पहली सहायक संधि जो हैदराबाद था, आपके नवाब थे उनके साथ में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछूं आपसे, मेयो पूछे आपसे कि भारत में जनगणना जो है इसकी शुरुआत आपके 72 के अंदर होती है। काल किसका था? तो मेयो काल था आपके। तो दोस्तों पूछे सवाल आपसे कि वैज्ञानिक आधार पर पूछूं ना आपसे, वैज्ञानिक या फिर दशकीय, दोनों एक ही बात है ना। वैज्ञानिक पूछे आपसे या फिर दशकीय पूछूं आपसे, इन दोनों आधार पूछे आपसे, वो शुरू होती है कब? आपके 81 में शुरू होती है। और उस समय रिपन कार्यकाल था, आपको नोट करना है, ठीक है। देखो भारत में सेंसस की शुरुआत कब होती है? 72 में होती है। काल किसका? मेयो का काल है ना। पर भारत में वैज्ञानिक या फिर दशकीय हर 10 साल बाद होगी आपके, इसकी शुरुआत आपके 81 में होती है। रिपन कार्यकाल आपको नोट करना है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन पूछूं आपसे, कॉर्नवालिस, भारत में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले कौन था आपके? भारत में परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था जो है आपके, वो शुरू करने वाले कौन था आपके? वो थे कॉर्नवालिस, आपको नोट करना है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा छापना इसके अलावा पूछूं आपसे, भारत में सिविल सेवा जो है इसके जनक कौन सा? भारत में सिविल सेवा और पुलिस जो है इसके जनक कौन आपके? वो भी कॉर्नवालिस छापना, यही जनक है, ठीक है। तो भारत में सिविल सेवा और पुलिस के जनक कौन आपके? कॉर्नवालिस हैं। भारत के अंदर परमानेंट सेटलमेंट शुरू करने वाले कौन आपके? स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले कौन? कॉर्नवालिस। ये भी आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। बाकी तीनों के बारे में मैंने आपको जो महत्वपूर्ण बातें थी कि कैनिंग के बारे में 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सवाल खूब आता है कि भारत सचिव
पद जो है वो भारत में किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से आता है। भारत में EIC का रूल समाप्त हो जाएगा, क्राउन रूल स्टार्ट होगा। ये कौन सा एक्ट है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों की गई थी? आपके इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर भारत में पहली बार जो है वो महिला राज्यपाल कहां दोस्तों आती है? ठीक है, देखो उसका नाम पूछूं आपसे, उत्तर प्रदेश नाम आपके, यहीं पर पहली महिला राज्यपाल दोस्तों आती है और पहली महिला CM भी यहीं पर आती है ना। पहली महिला राज्यपाल कौन बनती है आपके? तो पहली महिला राज्यपाल जो है वो बनती है सरोजनी नायडू। इनका नाम आपको नोट करना है, ठीक है। इनके बारे में 5-7 बड़ी महत्वपूर्ण बातें नोट कर लेना। आपके पूछूं आपसे, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी आपके? 1925 कानपुर अधिवेशन जो आपके सो यहां पर अध्यक्ष बनती है और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष है। इनका नाम भी आपको छापना है, ठीक है। इनको दोस्तों भारत में अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहब सो इनका महिला राज्यपाल के रूप में कार्यकाल कब दोस्तों आपके जब हम आजाद हुए उसके बाद ही बन गई थी आपके 1947 से 49 के बीच कार्यकाल था, नोट कीजिएगा, ठीक है। अगर सवाल आपसे पूछे कि भाई साहब इनको दोस्तों किसकी उपाधि मिली हुई है? इनको बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बोलते हैं भारतीय कोकिला कहते हैं, ठीक है। इन्हें बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, कोकिला बोलते हैं भारत की। आपको नोट करना है, ठीक है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इनका निकनेम है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनकी दोस्तों 2 बड़ी फेमस पुस्तक है आपकी। द गोल्डन थ्रेशोल्ड पुस्तक आपके इनकी पहली पुस्तक 1905 के अंदर आती है। इसके अलावा द बर्ड ऑफ टाइम पुस्तक इनकी बड़ी फेमस है और द ब्रोकन आपके ये भी इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है, ठीक है। लिखिए आपके 3 पुस्तकें लिखवा रहा हूं आपको। लिखिए पहली द गोल्डन, लिखना द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कौन सी है? द गोल्डन थ्रेशोल्ड। ये एग्जाम में खूब आती है। ये इनकी पहली पुस्तक है, 1905 के अंदर आती है, नोट करना, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके द गोल्डन थ्रेशोल्ड इनकी पहली पुस्तक है, ठीक है। द वर्ड ऑफ द टाइम, क्या? द वर्ड ऑफ द टाइम पूछूं आपसे, द वर्ड ऑफ टाइम आपके ये भी इनकी पुस्तक, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और द ब्रोकन, द पूछे आपसे द ब्रोकन विंग, लिखना द ब्रोकन विंग लिखिए आपके, ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। द ब्रोकन विंग भी इन्हीं की पुस्तक आपको नोट करनी है। तो 3 पुस्तकें लिखाई, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905, द वर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, तीनों महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। कानपुर अधिवेशन में भारत में कांग्रेस की पहली महिला आपके अध्यक्ष बनती है। आपके उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल आपके ये सो, और वर्तमान में आपके 2 राज्यों में क्या है? महिला राज्यपाल है। उन 2 राज्यों के नाम भी आप लिख लीजिए सो ना। वर्तमान में 2 राज्यों में महिला राज्यपाल आपके, एक राज्य उत्तर प्रदेश हो, यहां पर कौन महिला राज्यपाल आपके? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है यहां महिला राज्यपाल, आपको नोट करना है, ठीक है। और एक राज्य कौन सा आपके? मणिपुर। मणिपुर आपके यहां पर कौन है? यहां पर राज्यपाल के रूप में अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके जो है ये राज्यपाल आपके यहां पर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 वर्तमान में महिला राज्यपाल भारत के अंदर हैं और राष्ट्रपति भी महिला हैं, द्रौपदी मुर्मू जी, आप जानते होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर उत्तर प्रदेश दोस्तों आपके। उत्तर प्रदेश में पूछूं आपसे, लिखिए आपके भारत की पहली महिला CM भी कहां पर रही हैं? भारत की पहली महिला जो मुख्यमंत्री है, लिखना आपके, वो भी यहीं पर रही है और उनका नाम क्या? उनका नाम है सुचिता कृपलानी, उनका नाम है, आप जानते हो, ठीक है। तो भारत की पहली महिला CM भी उत्तर प्रदेश की हैं, भारत की पहली महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की हैं। ये सारी बातें नोट कर लीजिए, एग्जाम में खूब काम आएंगी आपको। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश ठीक आंसर है। इनकी बुक के बारे में सवाल कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1982 में राष्ट्रीय स्तर पर किसानों के लिए ऋण सुविधा को सुव्यवस्थित करने के लिए की गई थी? 1982 में इन चारों में से कौन सी संस्था स्थापित होती है जिसका उद्देश्य जो फार्मर्स से उनको लोन देना उद्देश्य था? ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 FCI, ऑप्शन नंबर बी नाबार्ड, ऑप्शन नंबर सी सिडबी, ऑप्शन नंबर डी IDBI। ये चारों ही संस्था आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। पहली संस्था कौन सी है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन सा आपके? इसको बोलते हैं भारतीय
खाद्य निगम, क्या बोलते हैं इसको, भारतीय खाद्य निगम कहते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। 1964 दोस्तों अधिनियम से इसकी स्थापना 65 के अंदर होती है, ठीक है। 64 के अधिनियम से 65 में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना होती है, ठीक है। सेकंड दोस्तों पूछूं आपसे, नाबार्ड पूछे आपसे, अरे नाबार्ड लिखना, जो सवाल हमारा पूछा गया है 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना होती है। और सो पूछूं आपसे, इसका मुख्यालय कहां से हो, इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और लिखना, शिव रमन कमेटी जो है, शिव रमन समिति जो है, इसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना नाबार्ड के बारे में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, लिख लो, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म ही पूछता है आपसे। नेशनल बैंक फॉर, लिखना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, लिखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है, ये इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों उद्देश्य क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। ये ऑप्शन नंबर भी हमारे सवाल का ठीक आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर सी पूछूं आपसे, सिडबी बैंक पूछा आपसे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये इसकी फुल फॉर्म है, लिख लीजिए आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। अगर आपसे पूछ ले सो, सिडबी जो है इसकी स्थापना 1990 के अंदर होती है और लखनऊ में इसका मुख्यालय है, नवाबों की नगरी में मुख्यालय आपको नोट करना सिडबी का, ठीक है। 2 अप्रैल की तारीख को इसकी स्थापना होती है ना, 2 अप्रैल को ये अपना स्थापना दिवस बनाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 है आईडीबीआई, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसकी फुल फॉर्म में, लिखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं औद्योगिक विकास। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक इसकी फुल फॉर्म है। 1964 में इसकी स्थापना होती है और मुंबई में इसका मुख्यालय कहां पर है, मुंबई में मुख्यालय इसका, और 1964 में इसकी स्थापना होती है। सवाल दोस्तों एक ही था, एक सवाल के अंदर 4 सवाल बनाए गए। इनकी फुल फॉर्म क्या है नोट कर लेना, कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है नाबार्ड की, एफसीआई की, सिडबी की, आईडीबीआई की, इनकी स्थापना कहां होती है, कहां इनका मुख्यालय है, ये सारी बातें एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकार सबसे बड़े से छोटे के अनुसार जो है ये महासागर आपको दिए गए विश्व के, आपको इन महासागरों को बड़ा से छोटा आपके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है वो आकार में जमाना है। सवाल आपके सामने ये है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जो आपके इस आकार में जो महासागर है उनको आपको जमाना है। कौन सा आंसर ठीक होगा ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। एक बार दोस्तों ये महासागर कहां कहां पर है आप वो देख लीजिए दोस्तों। आपके ये दोस्तों वर्ल्ड मैप आपको दिखाई दे रहा है यहां पर, यहां पर दोस्तों आपके वर्ल्ड मैप में आपको ये महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। सो महाद्वीप की बात करूं आपसे, यहां पर महाद्वीप कौन सा, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर कौन सा आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहां पर कौन सा है अफ्रीका दोस्तों महाद्वीप, यहां पर कौन सा है यूरोप महाद्वीप, यहां पर कौन सा आपके एशिया महाद्वीप, यहां पर आपके ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यहां पर, ठीक है। बाकी दोस्तों ऊपर कौन आपके ऊपर है आर्कटिक, कौन सा आर्कटिक है, और नीचे कौन सा, नीचे आपका अंटार्कटिका महाद्वीप नीचे की ओर है, ठीक है। तो जो अंटार्कटिका महाद्वीप है आपको नीचे की ओर है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके महाद्वीप जो लैंड पार्ट है वो आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। यही दोस्तों लैंड के साथ में कुछ दोस्तों आपके सी वाला पार्ट भी, जल वाला पार्ट भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहां दोस्तों देखिए आपके, यहां पूछूं आपसे, ये दोस्तों जो एस दोस्तों आकृति का महासागर है इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अटलांटिक महासागर। क्या बोलते हैं इसको, अटलांटिक महासागर बोलते हैं। कभी सवाल पूछूं आपसे, अटलांटिक महासागर दोस्तों आपके किसके बीच में आपके, तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दोस्तों इसको अफ्रीका और यूरोप से अलग कौन करता है, अटलांटिक महासागर करता है। इसकी आकृति कैसी है, इसकी आकृति आपके एस शेप की आकृति आपको नोट करनी है, ठीक है। यहां दोस्तों भारत आपके सामने से यहाँ पर, तो भारत के नीचे कौन सा, आपके भारत के नीचे जो है सो इंडियन ओशन भारत के नीचे है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। इंडियन ओशन भारत के नीचे
नीचे आपको दिखाई देगा, ठीक है। वहीं पर दोस्तों यहां पर पूछूं आपसे, यहां दोस्तों कौन सा आपकी यहां पर आपके प्रशांत महासागर से यहां पर है, और दोस्तों इसी का भाग कौन सा है, इसी का दोस्तों भाग यहां पर पैसिफिक ओशियन जो है यहां भी आपको नजर आएगा, ठीक है। सवाल पूछूं आपसे कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, वो है आपका पैसिफिक दोस्तों ओशियन। आपके ये पूरा जो महासागर है उसका 46% हिस्सा जो है केवल इसी के पास में, पैसिफिक के पास में। यहां पर भी है और यहां पर भी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों सेकंड स्थान पे कौन, आपके सेकंड स्थान पे अटलांटिक महासागर हो गया ना। सो थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड दोस्तों आपके वर्ल्ड सबसे बड़ा महासागर थर्ड आपके इंडियन ओशियन हो गया, ठीक है। जहां पर दोस्तों ये अटलांटिक ये इंडियन और आपके जो पैसिफिक दोस्तों मिलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको वर्तमान में दक्षिण महासागर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्तमान में दक्षिण महासागर कहते हैं। ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो कभी सवाल पूछूं आपसे कि दक्षिण महासागर जो है ये किन 3 महासागरों का दोस्तों आपके साउथ वाला हिस्सा है, तो ये अटलांटिक महासागर का, इंडियन दोस्तों ओशियन का, और प्रशांत महासागर जो है इनका आपके तीनों का दोस्तों हिस्सा है। अंटार्कटिका दोस्तों इसके जस्ट ऊपर है, तो इसलिए इसको अंटार्कटिका महासागर भी कह देते हैं, ठीक है। कभी सवाल पूछूं आपसे कि भाई विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों आइलैंड कौन सा है, द्वीप कौन सा है, वो दोस्तों आइलैंड कौन सा है, वो है ग्रीनलैंड को सर। सो ग्रीनलैंड पूछे आपसे, ये ग्रीनलैंड जो है ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा दोस्तों द्वीप है। और पूछे आपसे भाई साहब, ये ग्रीनलैंड पूछूं आपसे, इसके ऊपर अधिकार किसका है, डेनमार्क का इसके ऊपर अधिकार, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कभी सवाल पूछे आपसे इंडियन ओशियन जो है इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा आपके, वो दोस्तों यहां पर आपके स्थित है आपके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते लिखना आपके, इसे कहते हैं हम लोग कौन सा, इसे बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप, ठीक है। तो मेडागास्कर द्वीप पूछूं आपसे, इंडियन ओशियन जो है उसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, मेडागास्कर द्वीप आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी ये सारी बातें आपको महासागर के बारे में सारी लोकेशन मैंने आपको दिखा दी है। और सवाल पूछूं आपसे कि भाई सबसे बड़ा कौन सा आपके सबसे बड़ा आपके कौन सा हो गया है, प्रशांत हो गया, यहां भी प्रशांत, यहां भी प्रशांत, यहां भी प्रशांत, यहां प्रशांत। सेकंड स्थान पे कौन आपके अटलांटिक सेकंड स्थान पर ना, अटलांटिक सेकंड पर है। ये गलत दोस्तों आपके, ये गलत हो गया यहाँ पर और ये गलत हो गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और अंटार्कटिका दोस्तों या फिर दक्षिणी महासागर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछूं आपसे, अगर सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि एस शेप का कौन सा महासागर है, तो एस शेप का महासागर आपका अटलांटिक महासागर है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अटलांटिक महासागर पूछूं आपसे, एस शेप दोस्तों इसका महासागर है। अगर पूछूं आपसे कि विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी लिखना, ज्वालामुखी वोल्केनो, तो भूकंप पूछूं आपसे, भूकंप या सुनामी पूछे आपसे कहां दोस्तों आती है, ये आती कहां पर, ये आती अग्निवलय में, ठीक है। अग्निवलय में आती है आपके, इसको बोलते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। क्या बोलते हैं इसको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये आपको नोट करना है, ठीक है। तो पैसिफिक महासागर में रिंग ऑफ फायर जो है उसकी बाउंड्री जो है आपके, वहां पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी आती है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये दोस्तों आपको नहीं बनाना है, आप बना भी नहीं पाओगे इसको, मैं जानता हूं दोस्तों आपका वर्ल्ड मैप कैसा बनता है, ठीक है। आप दोस्तों गोल रोटी नहीं बना सकते, वर्ल्ड मैप तो छोड़ो, है ना। तो ये नहीं बनाना है आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1876 में स्थापित दोस्तों इंडियन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। जो इंडियन एसोसिएशन संस्था है इसके फाउंडर में से एक कौन है जिसकी स्थापना 1876 में होती है। ऑप्शन नंबर 1 डीबीएन साहब थे, ऑप्शन नंबर 2 शिशिर कुमार घोष थे, ऑप्शन नंबर 3 आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी आपके महादेव गोविंद रनाड़े जो है। ये 4 दोस्तों ऑप्शन आपको नोट करना है। देखो दादा भाई नौरोजी, शिशिर कुमार घोष, सुरेंद्र, ये चारों ही नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आधुनिक इतिहास की दृष्टि से, चारों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला पॉइंट पूछूं आपसे, पहला पॉइंट है दादा भाई नौरोजी आपके वयोवृद्ध पुरुष भारत के कौन था, आपसे यही थे आपके यह कांग्रेस के 3 बार क्या बनते, कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बनते हैं, दादा भाई नौरोजी बनते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनके द्वारा आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन
की स्थापना लंदन के अंदर होती है 66 के अंदर। लिखिए इनके द्वारा 1866 के अंदर आपके ईस्ट इंडिया किसकी स्थापना होती है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना होती है। और कहां पर दोस्तों होती है आपके, ये लंदन में होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। तो लंदन के अंदर 66 के अंदर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो आपकी इसकी स्थापना करने वाले कौन था आपके, वो दादा भाई नौरोजी, आपको नोट करना है। कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहने वाले कौन, आपके डीबीएन साहब, ठीक है। अगर सवाल से पूछूं आपसे कि राष्ट्र गोपतार कौन सी है, राष्ट्र गोपतार पत्रिका जो है ये किसकी दोस्तों आपके, यह पत्रिका भी दादा भाई नौरोजी, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपके रहनुमाई सभा की स्थापना करने वाले कौन था आपके, तो रहनुमाई सभा जो है इसकी स्थापना भी करने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी, आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इनकी पुस्तक तो आप जानती हो कि पॉवर्टी एंड बिटरेस रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक दोस्तों आपके। भारत में राष्ट्रीय आय का पहली बार आकलन करने वाले कौन थे, वो डीबीएन साहब। लिखिए आपके भारत में पूछूं आपसे जो नेशनल इनकम जो है, राष्ट्रीय आय जो है, इसका पहली बार पूछूं आपसे, पहली बार आपके आकलन करने वाले कौन थे, वो दादा भाई नौरोजी, आपको नोट करना है। तो इनके बारे में 4-5 बातें आपके एग्जाम के लिए बन सकती है, नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड दोस्तों ऑप्शन आपके शिशिर कुमार घोष। भारत में इंडिया लीग की स्थापना करने वाले कौन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत में 1875 लिखना, भारत में 1875 में एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण सवाल है, इंडिया लीग की स्थापना करने वाले कौन थे, इंडिया लीग की स्थापना करने वाले सुशील कुमार घोष थे, नोट कीजिए, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल। तो भारत में पूछूं आपसे, भारत में 75 के अंदर इंडियन लीग की स्थापना करने वाले कौन थे, शिशिर कुमार घोष, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड दोस्तों आपके थर्ड हमारा सवाल क्या पूछा है, इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हमारा ठीक आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 पूछूं आपसे, महादेव गोविंद राणे पूछा आपसे। देखो भारत में पूना सार्वजनिक सभा जो है इसकी स्थापना करने वाले कौन थे आपके, वो आपके MGR साहब थे, महादेव गोविंद राणे साहब थे, ये आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा पूछूं आपसे, इसके अलावा 1867 के अंदर आत्माराम पांडुरंग, आपके आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद राणे साहब जो हैं इन्होंने मिलकर आपकी किसकी स्थापना की है, प्रार्थना समाज की स्थापना की, ये भी आपको नोट करना है। महाराष्ट्र के अंदर स्थापना इसकी होती है, ठीक है। तो प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले कौन थे, आत्माराम पांडुरंग थे आपके मेन, तो उनके साथ में रानाडे साहब भी उनके साथ में थे। प्रार्थना समाज आपके 1867 आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों पूना सार्वजनिक सभा पूछूं आपसे, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो इसकी स्थापना करने वाले महादेव गोविंद रानाडे साहब थे, इसकी स्थापना 1870 में होती है, आपको नोट करना है। तो चारों ही संस्था, मैं फिर कह रहा हूं, ये चारों ही नाम दोस्तों एग्जाम में, अच्छे एग्जाम में सवाल पूछता आपसे। शिशिर कुमार घोष का इंडिया लीग सवाल खूब आता है, ठीक है। बाकी दोस्तों इंडियन एसोसिएशन आपके सवाल खूब आता है एग्जाम में, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको नोट करना है, ठीक है। बाकी राष्ट्र गोपतार पत्रिका, रहनुमाई सभा, इसके अलावा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर आपके डीबीएन साहब की, इसके अलावा पूना सार्वजनिक सभा पूछूं आपसे रानाडे साहब का, प्रार्थना समाज आपके महाराष्ट्र के अंदर आत्माराम पांडुरंग और रानाडे साहब आपके 67 के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहां से की है, बंगाल बिहार, बंगाल मद्रास, बंबई बिहार, मद्रास बिहार। इसको आप ऐसे कभी याद मत करना, ठीक है। इसके लिए दोस्तों एक डायग्राम बना लीजिए आप दोस्तों। यहां पर 3 व्यवस्था है हमारे यहाँ पर, भूमि सुधार यहाँ पर 3 होते हैं, लैंड रिफॉर्म आपके 3 होते हैं, 3 व्यवस्थाएं हमारे यहाँ पर स्टार्ट होती हैं। पहली लिखिए आप कौन से, पहली दोस्तों यहां पर स्टार्ट होती है आपके, इसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। क्या बोलते हैं इसको, स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। अगर दोस्तों केवल आपको ये भी याद है ना डायग्राम में कि ये कहां पर मैंने इसको लिखी थी, तो भी आप सवाल ठीक कर जाओगे। देखिए आपके मैंने स्थायी बंदोबस्त यहां पर लिखा है कि पहला यहां पर होगा। अब दोस्तों ऑप्शन देखिए वापस आप बंगाल बिहार पूछूं आपसे, वो रसगुल्ला वहीं दोस्तों होने वाला, ठीक है। मद्रास तो वहां दोस्तों होगा नहीं, बंबई दोस्तों इधर के साइड होगा आपके, मद्रास नीचे की साइड होगा, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। आंसर क्या आ गया इसका, बंगाल बिहार ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो कभी कभी दोस्तों डायग्राम आप कभी नहीं भूलते, आप फोटो
फोटोज कभी नहीं भूलते हो। आप किसी व्यक्ति का नाम भूल सकते हो, पर पहला पहला प्यार जब मैं बोलूंगा आपसे तो आपको उसकी फोटो याद आ जाएगी अपने आप जो है। बाकी आप उसका नाम भूल सकते हो, उसके काम भूल सकते हो, उसका धोखा भूल सकते हो, पर उसकी फोटो आपके दिमाग में हमेशा रहने वाली है। आपके दिमाग में तो उसकी जुल्फे भी आ चुकी होंगी, उसकी आंख भी आ चुकी होंगी, आपके दिमाग में तो पूरा फोटो बन चुका होगा, है ना। मैं जानता हूं आपको रसगुल्ला, ठीक है। आपको वापस आना है वापस, ठीक है। वापस आओ दोस्तों, मैंने कहा आपसे अरे वापस आओ रसगुल्ला, वहीं नहीं रुकना है, ठीक है। हाँ, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। देखिए यहां पर दोस्तों आपके स्थायी बंदोबस्त यहां पर सो, इसी को बोलते हैं जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसको, एक ही बात है, ठीक है। यहां पर नंबर सेकंड कहां सो, यहां पर नंबर सेकंड आपके साउथ इंडिया के अंदर है, इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी, इसको बोलते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, आपको नोट करना है, ठीक है। और सो थर्ड पूछूं आपसे, थर्ड दोस्तों यहां पर थर्ड हो गया आपके, इसको बोलते हैं महलवाड़ी, क्या बोलते हैं, महलवाड़ी कहते हैं, आपको नोट करना है, ठीक है। पहला सवाल से पूछूं आपसे, स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले कौन था आपके सो, इसको शुरू करने वाले कौन लिखना, इसको शुरू करने वाले कौन वॉलिस थे, इनका नाम भी आपको नोट करना है, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त शुरू करने वाले 1793 के अंदर शुरू ये होती है, बंगाल बिहार सो एरिया इसके अंदर आता है, आपके बंगाल बिहार का एरिया इसमें आता है। कौन वॉलिस साहब शुरू करने वाले आपको नोट करना है, ठीक है। सेकंड पूछूं आपसे, सेकंड दोस्तों आपके रैयतवाड़ी पूछे आपसे, शुरू करने वाले कौन आपके, रीड प्लस मुनरो जो है वो शुरू करने वाले आपको नोट करना है, ठीक है। तो रीड प्लस मुनरो दोस्तों आपके साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी शुरू करी, आपको नोट करना है, ठीक है। वही दोस्तों 1820 छापना आपके ये शुरू होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। रैयत का मतलब किसान, रैयत का मतलब आपके इसमें जमींदार महत्वपूर्ण था, इसमें दोस्तों आपके किसान जो है, रैयत का मतलब किसान जो है वो यहां पर महत्वपूर्ण हो चुका है। और महलवाड़ी पूछूं आपसे, इसको शुरू करने वाला कौन था आपके, हॉल्ट मैकेंजी साहब शुरू करने वाले थे, इसका नाम भी आपको नोट करना है, हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी शुरू करने वाले तो आपके नोट कीजिए, ठीक है। तो महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, रैयतवाड़ी रीड मुनरो, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, क्षेत्र मैंने आपको फोटोज में बता दिया। साउथ इंडिया रैयतवाड़ी आपके, नॉर्थ वेस्ट में महलवाड़ी, और आपके बंगाल बिहार उड़ीसा में कौन सी आपके स्थायी बंदोबस्त आपको नोट करना है। तो लिखिए बंगाल बिहार, वर्तमान बंगाल, और वर्तमान बिहार, वर्तमान आपके ओडिशा, वर्तमान झारखंड, वर्तमान झारखंड, यहां पर कौन सी स्टार्ट होती है, यहां पर आपके ये कॉर्नवालिस की स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट आपके स्टार्ट होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट इंडियन नोबल द्वारा लिखित, दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई आपके लिखित उपन्यास है, जिसमें उन्होंने अपने व्यंग उपन्यासों के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया। दोस्तों एक कमेंट, एक व्यंग है, कमेंट है किसी के ऊपर, महाभारत फ्रेमवर्क में लिया गया है और द ग्रेट इंडियन नोबल लिखा गया है, ठीक है। और लिखने वाले कौन सो, लिखने वाले आपके बड़े महान दोस्तों व्यक्ति आपके शशि थरूर, आपके वर्तमान सांसद हैं थिरुवनंतपुरम से, ठीक है। शशि थरूर साहब पूछूं आपसे, इनकी दोस्तों एक और बड़ी फेमस पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है। तो एन इरा ऑफ डार्कनेस जो है ये भी दोस्तों बड़ी फेमस पुस्तक किसकी है, इसकी इनकी आपकी पुस्तक है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा YIMA हिंदू, ये भी बड़ी फेमस पुस्तक इनकी है, ठीक है। तो YIMA हिंदू लिखना, YIMA हिंदू, ये भी इनकी पुस्तक है, आपको ध्यान है, ठीक है। तो इनकी तीन पुस्तक हो गई, द ग्रेट इंडियन नोबल हो गया, एक आपके एन इरा ऑफ डार्कनेस हो गया है, एक YIM हिंदू आपकी हो चुका है, ठीक है। सेकंड दोस्तों आपके नायडू जी पूछूं आपसे, मैंने कहा था याद कीजिए, द गोल्डन थ्रेशोल्ड दोस्तों आपके पुस्तक का नाम, आपके वर्ड ऑफ द टाइम पूछूं आपसे, ये पुस्तक का नाम दोस्तों आपके, और द ब्रोकन विंग आपके लिखना, द ब्रोकन विंग जो है ये पुस्तक का नाम आपको नोट करना है, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने फिर आपको रिवाइज करा दिया, ठीक है। थर्ड दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद जी पूछूं आपसे, इंडिया डिवाइडेड पूछे आपसे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी आपके, वो इनकी पुस्तक है, आपको नोट करना है, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस पूछूं आपसे, इंडियन स्ट्रगल छापना, ये पुस्तक किसकी है, यह पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है, नोट कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 शशि थरूर हमारा करेक्ट आंसर हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और वैधता को देखते हुए यूनेस्को ने
यूनेस्को ने खालिस्तान के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक दोस्तों मेदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल कर दिया है। सवाल आपसे ये पूछा है तो मेदुएट्टू पूछूं आपसे पहली बात दोस्तों यूनेस्को पूछे आपसे, इसकी दोस्तों आपके क्या, इसकी आपके इंटेंजिबल साइट पूछे आपसे। इंटेंजिबल साइट जो आपके वो वर्तमान में 15 हो चुकी है, अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 15 हो चुके हैं, ठीक है। मतलब दोस्तों वो धरोहर जिनको आप छू नहीं सकते आपके ये दीवार ये पैनल है, मैं छू सकता हूं इसको आपके पर आपकी जो फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, उनको मैं नहीं छू पाऊं। आपके डांस कर कोई दोस्तों डांस कर रहा है उसको मैं छू सकता हूं, पर डांस के पीछे की जो भावना है ना, जो एसेंस है उसका, मैं उसको नहीं छू पाऊंगा। किसी को छूना नहीं है रसगुल्ला आपको, वरना दोस्तों आपका कान लाल कर देगी वो, है ना। किसी को नहीं छूना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं गुरुजी ने कहा था डांस करने वाली को छू सकते हो, नहीं दोस्तों, नहीं छूना है। मैं बता रहा हूं आपको, है ना, डांस करने वाली को छू सकते हो, पर डांस के पीछे जो भावना है उसको आप नहीं छू पाओगे, ठीक है। तो ऐसी आपके धरोहर जिनको हम छू नहीं सकते, अमूर्त धरोहर जो है, जो बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है, उनको हम शामिल किस में करते हैं, इंटेंजिबल साइट में करते हैं। वर्तमान दोस्तों भारत के अंदर आपके 15 इंटेंजिबल साइट हैं, ये आपको नोट करना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछूं आपसे भारत की वर्तमान नवीनतम कौन सी, आपके 15वें नंबर की कौन सी आपके गरबा डांस छाप ना गुजरात जो है आपके, ये नवीनतम आपको नोट करना। नवीनतम पूछूं आपसे, गुजरात गरबा डांस छाप ये नवीनतम है, 15वें नंबर की आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वहीं दोस्तों मुडियट्टू पूछूं आपसे, ऑप्शन नंबर बी छाप केरल जो है ठीक आंसर है। मुडियट्टू यहाँ का दोस्तों एक अनुष्ठानिक नाटक है और 2010 के अंदर जो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में आपके अमूर्त धरोहर में शामिल कर दिया गया, ठीक है। थर्ड पूछूं आपसे, पश्चिम दोस्तों बंगाल आपके यहाँ का दुर्गा पूजा पूछूं आपसे, वो शामिल दोस्तों हो चुका है और ये 14 नंबर का नोट करना, ठीक है। तो 14 नंबर का इंटेंजिबल साइट दुर्गा पूजा है और ये पश्चिम बंगाल का ध्यान रखिए, ठीक है। वहीं रसगुल्ला राजस्थान पूछूं आपसे, इसका कालबेलिया डांस जो आपके, वो भी 2010 के अंदर शामिल दोस्तों होता है और इसकी फेमस कलाकार कौन है, गुलाबो सपेरा छापना फेमस कलाकार है। बाकी दोस्तों कुमार गौरव भी बढ़िया करता है, ठीक है। नागिन डांस तो वो भी बढ़िया करता है। बाकी कालबेलिया डांस, गुलाबो सपेरा राजस्थान, 2010 के अंदर इसको इंटेंजिबल साइट बनाया गया। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल हो चुका है। नवीनतम 15वां नंबर वाला गरबा डांस आपके, उससे पहले दुर्गा पूजा आपके 14 हो चुका है और कालबेलिया मुडियट्टू ये भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी दोस्तों इसके अलावा आपके संकीर्तन भी शामिल, संकीर्तन पूछूं आपसे, ये भी इसमें शामिल। संकीर्तन कहाँ का है, मणिपुर, ठीक है, यहाँ का शामिल है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा कुंभ का मेला जो है आपके, ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। इसके दोस्तों अलावा रम्मन पूछूं आपसे, उत्तराखंड रम्मन जो है ये भी इसमें शामिल है, ठीक है। वैदिक चैंटिंग, बौद्ध चैंटिंग ये भी इसमें शामिल है। 15 आपके अमूर्त धरोहर इसमें शामिल है। बाकी संकीर्तन मणिपुर, कुंभ का मेला और रम्मन उत्तराखंड ये भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपके सामने, ये आज का अंतिम सवाल था आपके सामने यहाँ पर जो है। बाकी ये सारे सवाल की जो PDF जो है आपको, वो कल सुबह 8 बजे अर्जुन सीरीज आपके उत्कर्ष का जो आपको ऐप है वहां पर आपको मिल जाएगी। ये CGL CPO और ये GD वाला आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक काम और करना, अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो ना तो 1 मिनट निकालना आप लोग जो है, क्योंकि कुछ लोग आप जानते हो कि मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, कितना भी बेहतर कर लूँ, पर कुछ लोग सोचते हैं कि कैसे इसको रोका जाए, यूट्यूब के ऊपर जो है फ्री पढ़ाने से रोका जाए ना। अब अर्जुन सीरीज जो है ये PYQ अपने आप में दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो पेड कर सकता था इसको, कोई भी फीस 100 रुपये 200 रुपये फीस रखता है इसकी और आप आराम से वहां भी पढ़ते इसको, पर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। तो एक दोस्तों काम हमें उत्कर्ष ऐप के लिए करना पड़ेगा, अगर आप कर सकते हो तो बता दीजिए मुझे जो है। आपको दोस्तों एक काम करना है, प्ले स्टोर पे जाना दोस्तों आपकी, क्योंकि उत्कर्ष ऐप नहीं होता तो शायद हम जो है, मैं इसको आपको PDF है, इसका टेस्ट है, मैं आपको नहीं दे पाता, ठीक है। तो उत्कर्ष ऐप के लिए एक काम कर दीजिएगा, मेरी तरफ से कर दीजिएगा, थैंक यू बोलने के लिए कर दीजिएगा। तो उत्कर्ष ऐप पे जाइएगा आप लोग, और उत्कर्ष ऐप के ऊपर प्ले स्टोर पे उत्कर्ष ऐप मिल जाएगा आपको, वहां पर जाकर दोस्तों आपको एक 5 स्टार रेटिंग देनी है, उत्कर्ष ऐप को 5 स्टार रेटिंग देनी है। और इसके अलावा एक बढ़िया सा कमेंट जो है अर्जुन सीरीज के ऊपर जो है, जो भी आपको इसमें अच्छा लगा हो
जो भी उत्कर्ष ऐप की जो खास बात आपको लगी हो इसमें अच्छी, आपके इसका कंटेंट, इसकी सोच, इसका इरादा, इसमें पीडीएफ, इसका टेस्ट, इसका एकदम टाइमलाइन जो तैयार किया है हमने, या फिर मेरे बारे में कुछ भी आप लिखना चाहो तो आप यहाँ पर जरूर लिख के आना, कमेंट जरूर करना, 5 स्टार जरूर देना। मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट क्लास छोड़ने के बाद में, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा भरोसा है कि अगर रोकने वाले मुझे 10 लोग हैं तो आगे बढ़ाने वाले 10,000 लोग मेरे साथ में हैं। और मेरे लिए यही बड़ी बात है कि आप सब लोग जो हैं केवल 2 मिनट निकालिएगा। बाकी उत्कर्ष ऐप के लिए थैंक यू बोलने के लिए आप ये काम कर सकते हैं, इससे हमारी टीम का हौसला बढ़ता है। हमारी टीम मुझे बोलती है सर अर्जुन सीरीज के बारे में बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, आप इसकी सीरीज की संख्या बढ़ा दीजिए। इसलिए मैंने अगले जो आपका सप्ताह है उसमें 5 एपिसोड रख दिए अर्जुन सीरीज के। 5 एपिसोड मेरी टीम के कहने के बाद ही रखे हैं मैंने ना, कि 5 एपिसोड लूंगा अगले सप्ताह अर्जुन सीरीज के। तो आपसे रिक्वेस्ट है, संडे को आपका टेस्ट होने वाला, तैयार रहिएगा। कल हमारा फाइनल मैच है, उसके लिए ऑल दी बेस्ट भारत की टीम को। पर संडे को टेस्ट आपका होगा, और टेस्ट का टाइम वही दोस्तों रहने वाला है। एक वीडियो फिर बना दूंगा, जो अब की बार टेस्ट नहीं देगा उसको मैं बाहर कर दूंगा। उत्कर्ष ऐप का जो अर्जुन सीरीज का फोल्डर जो फ्री वाला है उससे बाहर कर दूंगा। टेस्ट आपको जरूर देना है, कोई भी टेस्ट, जो भी आपका सीजीएल वाला है तो वो, जीडी वाला है तो, दोनों आपको टेस्ट देने हैं। बाकी जो टॉप दोस्तों आपके विनर्स हैं आपके, उनका मैं कल अलग से वीडियो बना दूंगा। जो 25 विनर्स हैं अर्जुन सीरीज वाले, एसएससी सीपीओ वाले भी और सीजीएल वाले भी और आपके जीडी वाले भी है ना, 25-25 जो विनर हैं, ये जो टॉप 50 जो आपके व्यक्ति हैं, उनको जो बुक मुझे पहुंचानी, चिंता मत करना, वो बुक भी डिस्पैच हो जाएगी। उनके नाम भी आपके सामने पब्लिश कर दिए जाएंगे कल आपके। पर एक काम जरूर करना आप लोग, ये जो है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो, चाहे यहाँ पर लाइक मत करना, पर उत्कर्ष ऐप पर जाकर के, प्ले स्टोर पर उत्कर्ष ऐप पर जाना, वहां पर एक अच्छी सी रेटिंग जो है, उत्कर्ष को 5 स्टार रेटिंग देना, एक अच्छा सा कमेंट वहां पर छोड़ देना अपनी तरफ से। बाकी अपना ध्यान रखिएगा आप लोग जो है। ये बुक आपको 1 जुलाई से मार्केट में उपलब्ध रहने वाली है। आपका करंट अफेयर्स का जनवरी से जून तक का सारा मामला जो है इसमें रहने वाला है। बाकी इसमें मैंने कुछ जीके जीएस वाले सवाल भी जोड़ दिए इस बार, करंट अफेयर्स के 5 टेस्ट भी जोड़ दिए इसमें, बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी आपको मिलने वाले हैं। बाकी मार्केट में आपको 1 जुलाई से यह बुक मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, जहां पर भी आप चाहोगे वहां ये बुक आपको मिल जाएगी 1 जुलाई से। और करंट अफेयर्स का हाफ ईयरली एडिशन इसका नाम है। कुमार गौरव मेरा नाम लेना, फूल पत्ते वाली क्लास बोलना, आपको ये मिल जाएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। बाकी ध्यान रखना अपना। जय हिंद, ऑल द बेस्ट। आपके कमेंट का, आपके रिव्यू का इंतजार करूंगा उत्कर्ष ऐप के प्ले स्टोर पर। ध्यान रखिए अपना। जय हिंद।